नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इन्हीं मॉडल टेस्ट पेपरों की सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे दृष्टि IAS संस्थान का सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी CSAT का, जो कि पेपर संख्या 6वां है। और इससे पहले हम लोग पिछले 5 पेपर CSAT के सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोग ना देख पाए हो तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ही दृष्टि के या अन्य संस्थानों के पेपर होंगे वो दोबारा अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अपना अगला पेपर सॉल्व करते हैं। पहला पैरा दिया गया है, चिंतन और चेतना सहित मन प्रत्येक आइडियलिस्टिक है। यद्यपि वे भौतिक मस्तिष्क और भौतिक बाह्य जगत की अंतर्क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुए, तथापि उनमें वे अवगुण और विशेषताएं नहीं होती जो सारी भौतिक घटनाओं में अंतर्निहित होती हैं। भौतिक घटनाएं किसी प्राणी को की मानसिकता या उसमें हुए परिवर्तनों से निरपेक्ष होती हैं और लगातार सतत रूप से गतिमान हैं। इसके विपरीत मन में होने वाला कोई भी परिवर्तन भौतिक मस्तिष्क तथा बाहरी भौतिक वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर होता है। चेतना तथा चिंतन अक्सर पर्यायों की भांति इस्तेमाल की जाती हैं। चिंतन का अर्थ मुख्यतः बाहरी वास्तविकता के बारे में ज्ञान की सिद्धि की प्रक्रिया, संकल्पनाओं, निर्णयों और निष्कर्षों की प्रक्रिया है, जिसकी प्रारंभिक अवस्था संवेदनाओं तथा संवेद प्रत्यक्षों की रचना है। चेतना का अर्थ चिंतन की इस प्रक्रिया का परिणाम और पहले से ही रचित संकल्पनाओं, निर्णयों और निष्कर्षों को बाह्य जगत पर लागू करना, ताकि उसे समझा और परिवर्तित किया जा सके। तो ये जो आपको पैरा दिया गया है, अब इसके क्वेश्चन देखने हैं और ये क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैराग्राफ जो चेतना और चिंतन के बारे में बताया गया है, आइडियलिस्टिक एक फॉर्म उदाहरण पेश किया गया है, जरा उसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जरा उसे देखते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत संवेदनाओं के जरिए होती है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें संवेदनाओं के जरिए किसकी शुरुआत होती है, ऑप्शन ए दिया है चिंतन, ऑप्शन बी है चेतना, ऑप्शन सी है चिंतन और चेतना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम इस परिच्छेद को देखते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था चिंतन की प्रारंभिक अवस्था संवेदना और संवेदन प्रत्यक्षों यानी संवेदनों के जरिए हासिल की जाती है, यानी इसका आंसर सीधा साधा आपको दिख जाएगा पैरा के अनुसार चिंतन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है? उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में नीचे दिए कथनों की सत्यता पर विचार करें। पूर्व रचित संकल्पनाओं को बाह्य जगत पर लागू करना चेतना है। बाह्य जगत के यथार्थ के बारे में ज्ञान सिद्धि की प्रक्रिया चिंतन है। चिंतन और चेतना भौतिक मस्तिष्क और भौतिक बाह्य जगत की अंतर्क्रिया के परिणाम हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें, ये जो तीनों स्टेटमेंट किए गए हैं वो हमारे पैराग्राफ से ही लिए गए हैं और तीनों बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड से पहले एक पैरा दिया गया है, इसको ज़रा पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। मनुष्य अपनी जिंदगी समाज के बीचों बीच शुरू करता है और स्नेह, वात्सल्य एवं दुलार उसे एक सुरक्षा बोध का एहसास कराते रहते हैं। उनकी दुनिया समाज के इस परिचित परिवेश में सिमटी हुई होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लिंग भेदों की पहचान आकार लेती है और विपरीत लिंग वालों के प्रति आकर्षण का भाव पैदा होता है। इसी आकर्षण बोध से प्रेम का अनुकरण शुरू हो जाता है। जब प्रेम में पगा मन अपनी भावनाओं के वश में अपने प्रेमी या प्रेम के लक्षित के इंतजार में ही आनंद पाने में को विवश होता है, तो उसे लगता है कि इंतजार ही प्रेम है। जब प्रेम का लक्षित सबसे महत्वपूर्ण हो उठता है और जगते सोते उसके नाम की माला जपने लगता है, तो उसे लगता है कि प्रेम भगवान है, पूजा है।
जब प्रेम में डूबा हुआ मन कोई असामान्य हरकत कर बैठता है तो शायद उसे लगता है कि प्रेम एक पागलपन है, दीवानगी है। जब एक तरफा प्रेम असफलता या इनकार की संभावना से डरा होता है तो उसे यह सोचना अच्छा लगता है कि प्रेम एक त्याग है और बदले में प्रेम पाने की आकांक्षाओं एक दूसरे पर कब्जा करना है, जो कि प्रेम का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, अब इसका सारभूत संदेश समझिए कि इस जो पैराग्राफ का प्रेम के संबंध में जो लक्ष्य है वो क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है प्रेम असफलता का पर्यायवाचक है। इसकी बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है पैराग्राफ में। दूसरा, प्रेम के मूल में निहित भाव भावनाओं के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो प्रेम के मूल में निहित भाव भावनाओं के साथ बदलते रहते हैं, यही बात बिल्कुल सही है जो कि पैराग्राफ में बोली गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। उपरोक्त परिच्छेद का सबसे उचित शीर्षक क्या होगा? ए, प्रेम और मनुष्य। बी, प्रेम और एक पूजा। सी, प्रेम एक पागलपन। प्रेम और घृणा। तो यहाँ पर प्रेम और मनुष्य के बीच के संतर मन को बताया गया है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश प्रश्नांशों के लिए निर्देश। नीचे दिए गए परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। एक क्या है? वैश्विक स्तर पर अत्यंत गरीबी एवं जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 1990 में 1.9 बिलियन से भी कम हो गई है। हालांकि 836 मिलियन लोग अभी भी अत्यंत गरीबी में जीवन यापन करते हैं। विकासशील देशों में 5 में से एक व्यक्ति 1.25 प्रति डॉलर दिन से कम में जीवन यापन करता है। दक्षिण एशिया और यूप सहारा अफ्रीका में रहने वाले लोग अत्यंत गरीब हैं। उच्च गरीबी अक्सर छोटे और संघर्ष प्रभावित देशों में पाई जाती है। दुनिया में 5 वर्ष से कम आयु के 4 में से एक बच्चे की ऊंचाई उसके आयु के हिसाब से अपर्याप्त है। 1990 में भारत की 47% जनसंख्या गरीब थी, जिसका आंकड़ा 11-12 में 21% हो गया है। कितना हो गया है? 21%, यानी गरीबी क्या हुई? घटी है। तो परिच्छेद में देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। उपरोक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक इन्फ्रेंसेस या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखें, दुनिया में 5 वर्ष की कम आयु के बच्चों की ऊंचाई अपर्याप्त रूप से का प्रमुख वजह गरीबी है। बात बिल्कुल सही है। दूसरा, अल्पविकसित तथा संघर्ष प्रभावित राष्ट्रों में गरीबी दर विकसित देशों के मुकाबले कम है, इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। तीसरा, भारत में गरीबी 11-12 में 90 के मुकाबले आधे से भी कम हो गई। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। एशिया और उप सहारा अफ्रीका में रहने वाले लोग सर्वाधिक गरीब हैं। तो यहाँ एशिया नहीं बल्कि दक्षिण एशिया कहा गया है, ये भी बात गलत है। यानी 1 और 3, ऑप्शन ए हमारा 1 और 3 वाला है, यही सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पैरा नंबर 4 क्या है जरा देखते हैं। गत वर्ष वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत ऐसे 101 मार्गों की पहचान की थी जिसमें 70% मार्गों का हाथियों द्वारा नियमित उपयोग किया जाता है। इनमें से एक 3/4 पथ दक्षिण मध्य एवं उत्तर पूर्वी जंगलों में बराबर बटे हुए हैं। बाकी के पथ उत्तर पश्चिमी बंगाल और उत्तर पश्चिमी भाग में हैं। इनमें से कुछ पथ अत्यंत संकरे हैं। एक अनुमान के अनुसार ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, पूर्व घाट और लगभग 6500 हाथी हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए इन पथों की संपूर्ण सुरक्षा की जानी चाहिए। हमारे देश में पर्यावरण पर्यटन से जुड़े नियम कानून बहुत कमज़ोर हैं। इसी का लाभ उठाकर वन्य प्राणियों के शरण स्थलियों का मनमाना उपयोग किया जा रहा है। उनके विचरण पथ को बाधित किया जा रहा है, जिसके चलते पशु अन्य वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेते हैं, जो मानव के साथ उनके टकराव का कारण बनता है। बहुत सी वन भूमि खेतों में परिवर्तित कर दी गई है।
ठीक है, आगे देखें क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने नीलगिरी में 27 ऐसे रिसोर्ट बंद करने का आदेश दिया है जो उस क्षेत्र के हाथियों के आवागमन के रास्ते में आते हैं। न्यायालय का यह प्रयास पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की दिशा में सराहनीय कहा जा सकता है। हाथियों के विचरण पथ में छेड़छाड़ न करने का आदेश वन संरक्षण के लिए अनिवार्य भी था। ठीक है, जरा देखते हैं इसमें क्या है। उपरोक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक निर्णायक और तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ए, हाथी हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक है, अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। ओके, हाथियों के विचरण पथ में छेड़छाड़ से मानव और हाथियों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। विचरण पथ में छेड़छाड़ से मानव और हाथियों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। सी, पर्यावरण मंत्रालय वन्य जीव संरक्षण के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा रहा। डी, उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे हाथियों के संरक्षण हेतु त्वरित कदम उठाएं। तो यहाँ पर यदि हम देखें इस पैराग्राफ से ये बात बिल्कुल स्पष्ट झलकती है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है 7, इसे देखते हैं। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। हाथियों के संरक्षण से पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 2, हाथियों के प्राकृतिक विचरण पथ प्रभावित होने से नीलगिरी में हाथियों का मानव के साथ टकराव बढ़ गया है। 3, हाथियों के विचरण पथ से छेड़छाड़ करने पर उसे उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना समझा जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही है, इसकी बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, यही हमारा गलत हो जाएगा और ये दोनों सही होंगे, यानी 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। क्या कह रहा है अगला पैराग्राफ, उसे समझते हैं हम लोग। भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, परंतु इसके लिए पर्याप्त रूप से नीतियां नहीं बनाई गई हैं। प्रतिदिन हजारों लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। इनमें से अधिकतर शहरों की मलिन बस्तियों में रहते हैं। ये साल दर साल रहते चले जाते हैं, परंतु अपने लिए घर नहीं बना पाते। अध्ययनों से पता चलता है कि गरीब एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग कर्ज और सामाजिक आर्थिक ठहराव के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। इस प्रकार इनके जीवन स्तर में कभी सुधार नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्या है, उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला, गरीब और मलिन बस्तियों के लिए पुनरुत्थान नीतियां न होने से उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं हो पाया है। बी, गांवों में रोजगार न होने की वजह से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। सी, शहरी जीवन ग्रामीण जीवन की तुलना में बेहतर प्रतीत होता है। और डी, शहरों में सामाजिक आर्थिक ठहराव ग्रामीणों की तुलना में अधिक है। अब मित्रों, यहाँ से अगर हम जब ये पैराग्राफ पढ़ते हैं तो इसमें जो बात स्पष्ट रूप से कही, हालांकि ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन पैराग्राफ में अगर हम जाएंगे तो सबसे सटीक बात हमारे ऑप्शन ए में बोली गई है, वही हमारी बात सही हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं 9 में क्या है। 9 से पहले पैरा है, उसे पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन में ऐसी शक्ति है जो जन जीवन को तहस नहस भी कर सकती है और संवार भी सकती है। इसके प्रभावों के बारे में समय समय पर तमाम भविष्यवाणियां की जाती रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के धारणीय लक्ष्यों से संबंधित 2018 की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भूख और विस्थापन का एक बहुत बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 2030 से 2050 के बीच बढ़ने वाली मृत्यु की संख्या का कारण जलवायु परिवर्तन से जन्मा कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और बहुत बढ़ती गर्मी होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका दुष्प्रभाव भारत समेत अनेक विकासशील देशों पर ही अधिक होगा। विश्व बैंक का अनुमान है कि
अगले 30 वर्षों में जलवायु परिवर्तन से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2.8% की कमी आएगी और यह देश की लगभग आधी जनता के जीवन स्तर के ह्रास का कारण बनेगा। इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न स्वाभाविक है ही उठ खड़ा होता है कि क्या जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना रखने वाली जनता को इसके दुष्प्रभावों का ज्ञान भी है? क्या उन्हें पता है कि यह परिवर्तन उनके स्वास्थ्य, जीविका और उनके परिवार के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करने वाला है? अगला, जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं। 1991 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर केंद्र और राज्य सरकारों ने स्कूली शिक्षा में इससे जुड़ा पाठ्यक्रम रखा है। 2003 में इस दिशा निर्देश को दोहराया गया और जिसके परिणाम स्वरूप अनेक कंपोस्ट संस्थानों, शोध एवं शिक्षण संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों आदि ने लोगों के अंदर जलवायु परिवर्तन के प्रति समझ विकसित करने का बीड़ा उठाया है। इन सब के बावजूद जिस गति से इस पर काम होना चाहिए वह हो नहीं रहा है। सरकारी प्रयासों में गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं मानवाधिकारों की प्रमुखता दी जा रही है। जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रयासों के अभाव का ही परिणाम है केरल बाढ़ के रूप में सामने आया है। देश में जलवायु परिवर्तन के कारण प्रतिवर्ष आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए ग्रामीण और शहरी जनता को इसके प्रभावों से जूझकर जीवन को जल्द से जल्द सामान्य स्थिति में लौटा लाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 9वां क्वेश्चन आता है यहीं से। क्या है इस पैरा का ये क्वेश्चन, जरा पढ़ते हैं। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के प्रति समझ विकसित होने से निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिखाई देंगे? तो जरा देखते हैं। पहला, खाद्य संकट और विस्थापन में कमी आएगी। बिल्कुल, ये बात कतई ठीक है। दूसरी, प्राकृतिक आपदाओं में कमी आ जाएगी। बिल्कुल बात सही है। तीसरी, मलेरिया, डायरिया, कुपोषण जैसे होने वाली मृत्यु की संख्या में गिरावट आएगी। ये भी सही है। देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी पैरा जलवायु परिवर्तन के प्रति यदि हम समझ विकसित कर लें तो इन सभी संकटों से हम क्या कर सकते हैं? आज़ादी पा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लद्दाख में भी क्लाइमेट स्ट्राइक चल रही है, जिसके लिए पिछले 6 मार्च से सोनम वांगचुक क्लाइमेट एनवायरनमेंट जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके कंट्रोल में करने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उस पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसा ही ये पैराग्राफ भी इसी को इंडिकेट करता है और ये बताता है कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनके भी प्रयास को अपना समर्थन देना चाहिए। यानी ऑप्शन यहाँ पर तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1, धान्य फसल पद्धति से भुखमरी की समस्या बढ़ी है। 2, आने वाले वर्षों में विकासशील देशों के सकल घरेलू उत्पाद में कमी आएगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहली बात तो कहीं चर्चा नहीं है, दूसरी सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पैरा होगा उसको देखते हैं या 11वां क्वेश्चन होगा। पैरा ही है, जरा देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय ने आखिरकार गंभीर आपराधिक आरोपों में घिरे नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने में असमर्थता जता दी है। जैसा कि न्यायालय ने विधायिका में आपराधिक छवि वाले नेताओं के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी जनहित याचिका पर टिप्पणी भी की है कि यह निर्णय खुद संसदीय व्यवस्था ही कर सकती है। हालांकि यह भी सच है कि विधायिका में लगभग 30% सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सीमा का भान कराते हुए इस बाबत निर्णय
विधायिका पर छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा भी कि आपराधिक मामलों में लिप्त लोगों को चुनाव से प्रतिबंधित करने का अधिकार विधायिका को ही है। वैसे यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीतिक बहस और देशव्यापी जागरूकता की आवश्यकता है। कोर्ट का मानना है कि राजनीतिक दलों को अपने सदस्यों के आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी चाहिए और राजनीति को आपराधिक तत्वों से दूर रखने का प्रयास समाज के सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। यूँ तो प्रथम दृष्टया सबसे सरल उपाय यही लगता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि या फिर किसी भी आपराधिक केस में नामित व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए, परंतु ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होगा। दरअसल ऐसे में अपने चुनावी प्रतिद्वंदियों को मैदान से बाहर करने के लिए नेता झूठे केस दर्ज करवाकर उन्हें चुनाव मैदान से बाहर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि जनहित याचिका में अपील की गई है कि ऐसे सदस्यों जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं या किसी भी आपराधिक मामले में संदिग्ध हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। ये भी जायज़ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पुलिस मामला सिर्फ पुलिस का नज़रिया होता है जब तक कि न्यायालय में अपराध साबित न हो जाए। किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सुझाव भी चुनाव आयोग के लिए दिए हैं। अब यह संसद पर निर्भर करता है कि वह क्या निर्णय लेती है। साथ ही न्यायपालिका भी सदस्यों पर लंबित मामलों का शीघ्र निवारण करे। तो यहाँ पर देखिए एक सूचित राजनीति की चर्चा की गई है। तो इसमें उसी से संबंधित प्रश्न हैं, जरा देखें क्या है। उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर बताइए कि आपराधिक केसों में लिप्त लोगों को चुनाव से प्रतिबंधित करने का निर्णय अधिकार किसे है? चुनाव आयोग को, विधायिका को, न्यायपालिका को या संबंधित स्पीकर को? तो इस लेख के अनुसार अंतिम निर्णय कौन लेगा? विधायिका लेगा, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर या अगले पैरा पर। तो क्वेश्चन ही होगा, जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। उपरोक्त परिच्छेद का निर्णायक संदेश देता है दागियों को चुनाव लड़ने से रोकने हेतु संसद को कानून बनाने चाहिए। चुनाव लड़ने से रोकना किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। सुप्रीम कोर्ट चुनाव से संबंधित फैसले लेने में असमर्थ है, क्योंकि से संबंधित निर्णय चुनाव आयोग ही कर सकेगा। दागियों को चुनाव लड़ने से रोकने पर भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र निर्माण करना होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल हमारा सही होगा। दागियों को चुनाव लड़ने से रोकने हेतु संसद को ही कानून बनाना चाहिए। अगला पैरा देखते हैं और उससे संबंधित आंसर देते हैं। विवाह की पहली प्रतिबद्धता विश्वास है। विश्वास खंडित होने पर विवाह संस्था स्वयं ही ढह जाती है। यह मानना कि व्यभिचारी के कारण विवाह संबंध टूटते हैं ठीक प्रतीत नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि एडल्ट्री की वजह से शादी खराब नहीं होती, बल्कि खराब शादी की वजह से एडल्ट्री होती है। इसे अपराध मानकर सजा देने का मतलब दुखी लोगों को और सजा देना है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उसे जरा देखते हैं। उपरोक्त लेखांश में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला, विवाह एक पवित्र संस्था है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। व्यभिचारी यानी एडल्टरी दुखी वैवाहिक जीवन का कारण नहीं, बल्कि दुखी वैवाहिक जीवन का नतीजा है। यही का चर्चा यहाँ पर की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ अगले पर। क्या कह रहा है अगला, देखते हैं। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में सीमा शुल्क में वृद्धि की है। घरेलू उद्योगों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि शुल्क बढ़ाने से मेक इन इंडिया अभियान को बल मिलेगा। ये अर्थशास्त्र से यानी आर्थिकी से रिलेटेड पैरा है। हालांकि सीमा शुल्क में वृद्धि कोई आदर्श समाधान नहीं है। सीमा शुल्क वृद्धि उस समय जरूर मददगार होती है जब कोई दूसरा देश अपने उत्पाद डंप करने की कोशिश कर रहा हो। शुल्क बढ़ाने का फैसला उपभोक्ता के हितों और स्थानीय उत्पादकों को हासिल संरक्षण के बीच संतुलन की ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। कई कंपनियां भारत में विनिर्माण नहीं करना चाहती, क्योंकि उनकी नज़र में अभी भी
अब भी यहाँ कारोबार करना खासा मुश्किल है। सरकार को कंपनियों के सामने आने वाली समस्याओं, भूमि अधिग्रहण, समुचित ढांचे का अभाव और कठोर श्रम कानूनों को दूर करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखिए, इस परिच्छेद में संदेश क्या है? ठीक है, उपभोक्ता हितों और स्थानीय उत्पादों को हासिल संरक्षण को ध्यान में रखकर सीमा शुल्क में की जाने वाली वृद्धि उचित प्रतीत होती है। भारत के इस कदम को WTO के द्वारा स्थापित मानदंडों का उल्लंघन माना जाएगा। सीमा शुल्क में वृद्धि होने से व्यापार घाटा में कमी आएगी। सीमा शुल्क में वृद्धि करना देश के सकल घरेलू उत्पाद को मजबूती प्रदान करेगा। यदि हम इसमें देखें तो सबसे सही उत्तर आपका पहला ही होगा। उपभोक्ता और स्थानीय उत्पादों को संरक्षण हासिल करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। इस परिच्छेद के अनुसार कारोबार सुगमता के लिए सरकार को किस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए? पहला, कंपनियों को करों में छूट देनी चाहिए। दूसरा, श्रम कानूनों की पुनर्समीक्षा करके उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। तीसरा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुगम बनाए जाने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? श्रम कानूनों की पुनर्समीक्षा करके उसमें संशोधन किया जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया सुगम बनाए जाने हेतु कदम उठाने चाहिए, जबकि पहला हमारा गलत है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला पैरा देखते हैं। उपयोगितावाद अनेक सापेक्ष विचारों को महत्व देता है, जैसे आनंद ही सबसे वांछनीय वस्तु है और यह जितना अधिक हो उतना ही श्रेयस्कर है। इसका एक भ्रामक निष्कर्ष यह है कि दुख सबसे अवांछनीय वस्तु है और यह जितना कम भोगना पड़े उतना ही अच्छा है। ऐसे विचारों में निहित भावों की विवेचना एक पक्षीय नहीं हो सकती। फिर भी आनंद तुच्छ और दुख महान हो सकता है और कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि आनंद नित्य श्रेय तथा दुख नित्य हेय है। ठीक है, आगे देखें। उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख की बात करता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कार्य के होने से उसे प्रभावित लोगों में अधिकतम लोग प्रसन्नता का महसूस कर रहे हैं तो यह कार्य नैतिक तौर पर उचित है। उपयोगितावादियों का मानना है कि सभी मानव स्वार्थी एवं अहमवादी नहीं होते और ना ही दूसरे के आनंद सुख के प्रति पूर्णतः उदासीन होते हैं, क्योंकि सहानुभूतियों और सामाजिक अनुभूतियों मानव चरित्र में समाहित रहती हैं और मानव को अहमवाद से बाहर निकलने में सहायक होती हैं। ठीक है, परोपकारिता को अक्सर नैतिकता का केंद्रस्थ माना जाता है। उसमें व्यक्ति अपनी खुशी को दूसरों की खुशियों में खोजता है और दूसरों के हित में सदैव समर्पित रहता है। परोपकारिता या परहितवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार व्यक्ति को सदैव दूसरों के हितों को अपने स्वयं के हितों के ऊपर रखना चाहिए। अहमवाद या आत्मकेंद्रण ऐसी अभिरुचि है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने कल्याण को विशेष दर्जा देता है। अहमवादी का मूल उद्देश्य स्वयं के लिए आनंद की प्राप्ति होती है। स्वार्थवाद और अहमवाद में मुख्य अंतर यही है कि जहाँ स्वार्थवादी अपने अलावा अपने संबंधित के स्वार्थों के प्रति प्राप्ति के लिए भी कार्य कर सकता है, वहीं अहमवादी केवल स्वयं के स्वार्थ पूर्ति तक सीमित रहता है। ठीक है, तो मित्रों पैराग्राफ पढ़ने का सबसे क्वेश्चन का यही सबसे मूल मंत्र है कि आप उसे बड़े ध्यान से पढ़िए और टाइम की किसी प्रकार की कोई भी इसमें चिंता मत करिए। टाइम काफ़ी बचता है और आप देखते हैं कि मैं बड़े धीरे धीरे पढ़ता हूँ वर्ड बाय वर्ड और हर शब्द का विश्लेषण भी करता हूँ। तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि आप भी इस पैराग्राफ को पढ़ने में पर्याप्त समय दें। ठीक है, एक बार पढ़ के जाएं फिर इसके क्वेश्चन को भी देखें। तो यहाँ पर हम अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 16वां?
उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर इनमें किसे सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है? उपयोगितावाद, परहितवाद, आत्मकेंद्रण या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखते हैं उपयोगितावादी भी ये कहते हैं कि नैतिक वो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हो, प्रसन्नता हो। परहितवादी यानी हमें परहितकार ही होना चाहिए, दूसरों के हित के लिए ही काम करना चाहिए, यानी ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है उसे देखते हैं हम लोग। उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर कौन से तर्क संगत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? 1. उपयोगितावाद का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि यदि कुछ व्यक्तियों के नुकसान से अधिकाधिक व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है तो उसे नैतिक तौर पर अनुचित नहीं माना जाएगा। ये बात बिल्कुल सही, उपयोगितावादियों ने ऐसी बात इस पैराग्राफ में कही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। दूसरा, स्वार्थवाद को नैतिकता के तौर पर अहमवाद से अच्छा माना जाएगा। बिल्कुल, ये भी बात सही है। स्वार्थवादी सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए ही कार्य करता है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर दो बातें बिल्कुल सही हैं, तीसरी गलत। ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। क्या कह रहा है? एक सुंदर पंक्ति जो बचपन से हमारे संस्कारों में है, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीरों का आभूषण है, जिसका अर्थ है कि हम निकालते हैं कि क्षमा करने वाला वीर होता है। एक व्यक्ति की गलतियों को क्षमा करना अक्सर उसकी कमजोरी का परिचायक माना जाता है, परंतु वास्तव में यह शक्ति का परिचायक है। द्वेष और घृणा के आवेश में आने से अपने आप को बदले की भावना में बहाना आसान है। वह व्यक्ति जो एक क्षति को क्षमा करता है वह यह साबित करता है कि वह स्वयं के साथ गलत करने वाले मनुष्य से श्रेष्ठ है। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है क्वेश्चन। उपरोक्त गद्यांश में कौन से कथन का सर्वाधिक समर्थन करता है? उपरोक्त गद्यांश कौन से, देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? दया ही बदले का श्रेष्ठ तरीका है। बी, प्राकृतिक मनोभावों को दबाना कठिन होता है। सी, अपनी पीड़ा की गहराई को केवल पीड़ित व्यक्ति ही जान सकता है। लोग अतीत से घटित चीज़ों को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही है? दया ही बदले का श्रेष्ठ तरीका है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन? है पैरा है, देखते हैं। पैरा ही है मित्रों। इस दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जिसके जीवन में कठिनाइयाँ ना हों। जब तक जीवन चलता है सुख और दुख दोनों साथ चलते रहते हैं, लेकिन हर कठिनाई के साथ एक अच्छा सबक छिपा होता है। इतिहास गवाह है कि जिस व्यक्ति ने अपनी कठिनाइयों का सामना करके उससे पार पाया है वही सफल हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर कोई शख्स आपकी सच्ची मदद कर सकता है तो वो खुद आप हैं। जब आप किसी कठिनाई में फंसे हों तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप मुसीबत में हों और ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप अपनी समस्या का समाधान खुद ब खुद कर लेंगे। तो जरा देखते हैं क्या पैरा दिया है विवेकानंद का। सुप्रयुक्त गद्यांश से कौन सा सर्वाधिक तर्क संगत निहितार्थ निकलता है? कोई भी व्यक्ति स्वयं का सबसे अच्छा मददगार होता है। व्यक्ति जल्दबाजी में उठाए गए कदम की वजह से ही यह निर्णय नहीं ले पाता। कठिनाइयों का सामना किए बिना व्यक्ति जीवन नहीं कभी सफल नहीं हो सकता। सुख और दुख सर्वव्यापी हैं। तो इसका सटीक उत्तर पहला है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपनी अच्छा मददगार होता है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, पैरा नंबर 13। क्या कह रहा है? संस्कृति और धर्म के संबंध बहुत जटिल हैं, इसलिए इतिहास पर दृष्टि डालने पर ऐसा लगता है जैसे संस्कृति धर्म का ही अंग है। आज भी साधारणतया उसको अलग करके देखना मुश्किल हो जाता है। अपने मूल में धर्म संस्कृति से अलग ही है भी और नहीं।
इसे पलटकर भी कह सकते हैं, क्योंकि धर्म शब्द बहुत प्राचीन है। इसके मुकाबले में संस्कृति अर्वाचीन है। जब धर्म का रूप व्यापक था, वह संगठित नहीं हुआ था, अर्थात संप्रदाय नहीं बना था, एक जीवन पद्धति का परिचायक था, तब मानव जीवन का अर्थ देने वाले मूल्यों को संस्कृति जैसा नाम अलग से देने की आवश्यकता ही नहीं थी, और यह आवश्यकता अचानक किसी एक दिन ही पैदा हो गई हो, ऐसा भी नहीं लगता। धर्म जब सिमटते सिमटते खंडों में बंटने लगा, लोक से अधिक परलोक में इसकी व्याप्ति होने लगी, मनुष्य उससे स्वयं छूटने लगा और परमात्मा की सत्ता के प्रति उसका लगाव बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे वह स्वयं अस्तित्व में आया। इसका लगाव धीरे धीरे अस्तित्व में आया। परमात्मा की सत्ता से लगाव सत्य की शोध के रूप में आग्रह नहीं हो सकता, परंतु कालांतर में जब कर्मकांड और अंधविश्वास जैसे राहु केतुओं का आविर्भाव हुआ, तब जिज्ञासा समाप्त हो गई। धर्म एक रूढ़ी बनकर रह गया। मनुष्य संस्कृति का सहारा लेता है, क्योंकि संस्कृति मनुष्य को जोड़ती है, किसी भी तरह तोड़ती नहीं, क्योंकि वह दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा में से रूप लेती है। संस्कृति में किसी परलोक और उसकी अधिष्ठता के लिए स्थान नहीं है। उसकी आँखें निखोट इसी धरती पर लगी हैं, और यह विशुद्ध सामाजिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म का मूल उद्देश्य नहीं है क्या? धर्म का मूल उद्देश्य क्या नहीं है? मानव का मानव से लगाव धर्म का उद्देश्य है। अपरोक्ष सत्ता के प्रति अनासक्ति, यही धर्म का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यह बात गलत है। अपरोक्ष सत्ता ईश्वर के प्रति हम आस्था रखते हैं, इसमें अनासक्ति की कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उपरोक्त गद्यावतरण के अनुसार संस्कृति का आधार अतिवादिता, कुचेष्टा, जीवन मूल्य और कट्टरता। तो ये है आपकी संस्कृति का अर्थ, जीवन मूल्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से एक विशेषता बताइए जो संस्कृति की नहीं है। मानव को मानव से जोड़ना है, दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देना है, मानवीय चेतना की रक्षा करना है, विभिन्न धर्मों में कट्टरवादी व्याख्या करना, ये हमारी संस्कृति की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है? धर्म के स्थान पर संस्कृति जैसा नाम अलग से अस्तित्व में आया जब धर्म में कर्मकांड और अंधविश्वास का आविर्भाव हुआ। बिल्कुल बात सही है, यही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। पैरा है या क्वेश्चन है, ये तो हमको देखना पड़ेगा। बिल्कुल क्वेश्चन है। उड्डयन के भविष्य के बारे में उद्योग जगत में विद्यमान मतभेदों के बीच एक बिंदु पर सभी को पूर्ण सहमति है कि इसमें अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। विश्व भर के विमान यात्रियों ने 2017 में संयुक्त रूप से 7.64 ट्रिलियन किलोमीटर की यात्रा पूरी की। 2037 में यह बढ़कर 18.97 ट्रिलियन किलोमीटर हो जाएगी, जिसमें से लगभग 40% वृद्धि 5 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों यथा चीन, भारत, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में ही हो जाएगी। इस क्षेत्र की वृद्धि में सबसे बड़ा अवरोध है विमानपत्तनों की कमी। हालांकि उनमें से अनेक विमानपत्तन सरकार के स्वामित्व वाले हैं, तथापि वांछित पूंजी निवेश में $78 बिलियन के निधियन के अंतर को पाटने के लिए इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाना चाहिए। एयरलाइन जो कि विमानपत्तन की सबसे बड़े ग्राहक हैं, वे इसे अलग कर तरीके से देखते हैं। निजी टर्मिनलों पर आने वाली लागत तुलनात्मक रूप से अधिक है और उड्डयन क्षेत्र का विस्तार करने के हित में सरकार को ऐसी कार्रवाइयों के संबंध में सजग रहना चाहिए।
आवश्यक नहीं है कि किसी विमानपत्तन का निजीकरण उसे और अधिक कुशल बनाए। एक अध्ययन में पाया है कि वाणिज्यिक उन्मुखी सरकार 100% हिस्सेदारी विमानपत्तन निगमों तथा निजी व्यवसायियों द्वारा प्रमुखता से नियंत्रित विमानपत्तनों के कार्य निष्पादन के बीच बहुत ही कम अंतर पाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी संरचना जहां प्रबंधकों के लिए प्रोत्साहन भ्रांतिपूर्ण अथवा असंरेखित है, जिस प्रकार से लघु निवेशकों के रूप में निजी कंपनियों को लगाया गया है, या जहां प्रबंधक अनिवार्यतः नौकरशाह हैं जो राजनीतिक आदेश से प्रभावित हैं, बचना होगा। इसके लिए एक बेहतर समाधान है कि परंतु यह संभावना है कि यह तटस्थ एयरलाइन विमानपत्तन चमक धमक वाले टर्मिनलों वाली वर्तमान पीढ़ी के अनुरक्त यात्रियों के लिए ज़्यादा एवं सस्ते विमानपत्तनों के निर्माण करना बेहद आकर्षक नहीं होगा। ठीक है, जरा देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है आपका 24। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। परिच्छेद में लेखक का मुख्य निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष, विमानपत्तनों का निजी स्वामित्व का आशय कुशल प्रबंधन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। उड्डयन उद्योग वृद्धि विरूपित है। पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को विमानपत्तनों के निजीकरण की स्वतंत्रता क्यों देनी चाहिए? पहला क्या है आपका, उड्डयन उद्योग में सरकारी नियंत्रण कम करने के लिए। दूसरा, आवश्यक पूंजी के लिए, क्योंकि वृद्धि की लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि इसके स्वामित्व वाले विमानपत्तन हैं, ये पूंजी के लिए निजीकरण किया जाता है। 26वां, 5 अंतरा क्षेत्रीय बाजारों के अतिरिक्त उड्डयन क्षेत्र की विकास दर क्या है? 40, 20, 10, 30। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये कितनी है? 40%। नेक्स्ट है, एयरलाइन विमानपत्तनों के निजीकरण को किस प्रकार देखती है या महसूस करती है कि लागत अधिक है। दूसरा, सरकार को सजग रहना चाहिए। तीसरा, उड्डयन क्षेत्र के हित महत्वपूर्ण हैं। चौथा, नियंत्रण के प्राधिकार को विकेंद्रित करता है, नहीं। और बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले पैरा पर और उससे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कर्तव्य, मर्यादा व सत्य का पूर्ण निष्ठा से पालन करना ईमानदारी कहलाता है। जिस कार्य को उचित प्रकार व पूर्ण निष्ठा एवं सच्चाई से संपन्न किया जाए, वह करने वाले इंसान की ईमानदारी कहलाती है। किसी भी प्रकार का झूठ या कर्तव्य परायणता में अभाव होने से वह ईमानदारी के क्षेत्र में नहीं आता। इंसान ईमानदारी के विषय में अनेक प्रकारों के वक्तव्य देता है, परंतु स्वयं ईमानदारी से परहेज करता है, क्योंकि समाज में ईमानदारी के विषय में अनेकों प्रकार की भ्रांतियां हैं। ईमानदारी के विषय में समझा जाता है कि ईमानदार इंसान का जीवन अत्यंत कठिनाई से निर्वाह होता है, जो वास्तव में मिथ्या है। ईमानदारी का महत्व, ईमानदारी से होने वाला लाभ एवं ईमानदारी के कारण समाज द्वारा विश्वास तथा सम्मान प्राप्ति, इन सब विषयों की समीक्षा करने एवं ईमानदारी की परिभाषा ज्ञात करने के पश्चात ही इंसान ईमानदारी के प्रति जागरूक हो सकता है। इंसान जीवन के सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों व संबंधित संबंधियों एवं मित्रों तथा समाज के प्रति कुछ कर्तव्य एवं मर्यादाएं निर्धारित होती हैं। जो इंसान परिवार के प्रति अपने कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से निभाता है, उसे परिवार भी पूर्ण सम्मान प्रदान करता है। संबंधों एवं समाज के प्रति सजगता एवं मर्यादा तथा व्यवहारिक इंसान सभी स्थानों पर सम्मान प्राप्त करना है। यह एक ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठ होने का पुरस्कार होता है। जो इंसान परिवार, संबंधों व समाज की वजह की परवाह न करते हुए अपनी अय्यासी तथा अपने मनोरंजन तथा स्वार्थ पूर्ति में लिप्त होते हैं, उन्हें परिवार एवं समाज की दृष्टि से बेईमान समझा जाता है। ऐसे इंसानों को सम्मान प्राप्त नहीं होता तथा आवश्यकता होने पर किसी से सहयोग भी प्राप्त नहीं होता। यदि कोई इंसान परिवार या संबंधों की कर्तव्य परायणता में असमर्थ रहता है, परंतु पूर्ण प्रयास अवश्य करता है, तो उसे बेईमान नहीं, मजबूर तथा असहाय समझा जाता है, क्योंकि इंसान परिस्थितियों के आगे सदैव विवश
रहता है और व्यवस्था बेईमानी नहीं होती। वादा निभाना ईमानदारी होती है। यदि किसी प्रकार के विघ्न या परेशानी उत्पन्न हो जाए तो लाचारी के प्रति अवगत करवाकर वादा पूर्ण न करने की क्षमा मांगने वाला बेईमान नहीं लाचार कहलाता है। जो इंसान वादा पूर्ण करने में सक्षम होकर भी निभाने में आनाकानी या मना करते हैं उन्हें ईमानदार नहीं समझा जा सकता। ईमानदारी इंसान की सकारात्मक मानसिकता है जिसके कारण वह अपने कर्तव्य पूर्ण निष्ठा व सच्चाई से निभाता है। इसलिए ईमानदारी इंसान सभी को पसंद करते हैं। ठीक है, बेईमान इंसान भी ईमानदार इंसान पर विश्वास रखते हुए उससे संबंध रखना पसंद करते हैं। जीवन में ईमानदारी सफलता एवं सम्मान का प्रमाण पत्र है तथा बुरे समय में यदि परिवार भी सहायता करने से मना कर देता है तो ईमानदार इंसान को समाज से सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। यही ईमानदारी का पुरस्कार होता है। ठीक है, जरा देखते हैं इसमें क्या है। ईमानदारी के बारे में बात की गई है। इंसान कितना भी बेईमान हो वह सदैव ईमानदारी का ही सम्मान करता है, जिसका प्रमाण यह है कि बेईमान इंसान अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, संबंधियों एवं अपने कर्मचारियों अथवा जो भी उससे संबंधित हों सभी से अपने प्रति ईमानदारी की अभिलाषा करता है। इंसान स्वयं बेईमान होकर भी अपने प्रति किसी की बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्थात विजय सदैव किसकी होती है? ऑनेस्टी की। ठीक है, जरा देखते हैं इसमें क्या है। इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला, इंसान कर्तव्य परायण होने पर ईमानदार माना जाएगा। बिल्कुल बात सही है। ईमानदार व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है, ये बात कतई सही नहीं है। किसी से किया हुआ वादा पूर्ण न कर पाना बेईमानी माना जाएगा? नहीं, ये बात गलत है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाए? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 29? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? बेईमान सदैव ईमानदारी का सम्मान करता है। बात बिल्कुल सही है, बेईमान सदैव ईमानदारी का सम्मान करता है। ईमानदार इंसान सरप्रिय नहीं होता क्योंकि उसे बेईमान पसंद नहीं, बेईमान भी ईमानदार को पसंद करते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। अपनी परिस्थितियों के आगे बेबस और लाचार इंसान जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन में वादे निभाने में असमर्थ हो उसे बेईमान नहीं कहा जाएगा। यानी 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, परिच्छेद अगला है हमारा 16। क्या कह रहा है? मन का सबसे अधिक प्रभाव विवेक पर होता है, क्योंकि मन के नकारात्मक प्रभाव में इंसान अहंकारी हो जाता था तथा उसका विवेक जागृत नहीं होता। वह इंसान अज्ञान के अंधेरे में जीवन व्यतीत करता है। मन की सकारात्मक ऊर्जा एकाग्रता विवेक को जागृत करके उससे ज्ञान प्राप्ति का कार्य करवाती है। विवेक का मन के साथ सार्थक संबंध रखने वाले इंसानों ने ही संसार का निर्माण किया है। जिसमें मन का इच्छा शक्ति के साथ सकारात्मक संबंध होना आवश्यक है, क्योंकि इसका इच्छा शक्ति कमज़ोर हो तो इंसान ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लेता है, परंतु ज्ञान से उत्पन्न आविष्कारों को सार्थक करने का प्रयास नहीं कर सकता। मन इंसान के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानसिक तंत्र है, जिसके द्वारा इंसान किसी भी प्रकार का कार्य करने में सक्षम हो सकता है। क्योंकि मन यदि चंचल हो तो संपूर्ण मानसिक तंत्र किसी भी प्रकार के कार्य नहीं कर सकता तथा मन प्रेरणा स्रोत बनकर इंसान से किसी भी प्रकार का तथा कैसा भी कार्य करवाने में क्षमता रखता है। जिन इंसानों ने संसार के इस महत्वपूर्ण आविष्कार किए वे सभी मन की प्रेरणा द्वारा ही कर सके। इसलिए मन को अधिकार में करके सार्थक प्रयास किए जा सकते हैं। इसके लिए एकाग्रचित होना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन से अप्रयुक्त परिच्छेद का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? तो पहला है, मन चंचल और द्रुतगामी है। नहीं। विवेक की प्रेरणा से प्रेरित इंसान असंभव कार्य भी संभव कर सकता है। नहीं। मन की प्रेरणा से प्रेरित इंसान सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। यही बात सही है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, इंसान द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों से उसके जीवन स्तर में वृद्धि होना तथा समाज में उच्च कोटि की प्रतिष्ठा प्राप्त करना उसके जीवन की बुलंदी होती है।
संसार का प्रत्येक इंसान बुलंदी प्राप्त करके समाज में प्रतिष्ठित होने की अभिलाषा रखता है। जीवन में बुलंदी प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की कई विषय होते हैं जिनके द्वारा इंसान अपना उच्च कोटि का जीवन स्तर निर्माण कर सकता है। मानसिक स्तर, दैहिक कर्मठता, सामाजिक रिश्ते एवं भौतिक संसाधन वगैरह कई महत्वपूर्ण विषय इंसान की जीवन स्तर पर निर्माणकर्ता होते हैं तथा इन विषयों द्वारा ही इंसान अपने जीवन में बुलंदियां प्राप्त करने में सक्षम होता है। जीवन की किसी भी बुलंदी को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान का मानसिक स्तर होता है तथा मानसिक स्तर में वृद्धि के लिए सर्वप्रथम सांसारिक एवं अपने विषय के संपूर्ण जानकारियों को बुद्धि द्वारा एकत्रित करना आवश्यक कार्य है। इसमें इंसान को समय तथा परिश्रम सबसे अधिक लगता है। जितनी अधिक तीव्रता से जानकारियाँ एकत्रित होंगी, सफलता भी उतनी ही शीघ्रता से कदम चूमेगी। एकत्रित जानकारियों को संतुलित बनाएं एवं शांत मन तथा दृढ़ इच्छा शक्ति से विवेक द्वारा मंथन करके ज्ञान उत्पन्न किया जा सकता है तथा प्राप्त ज्ञान के बल से संसार के किसी भी कार्य को संपन्न किया जा सकता है एवं किसी भी बुलंदी को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में बुलंदी प्राप्त करके अभिलाषा करना तथा बुलंदी प्राप्त करने की कोशिश करना दो अलग अलग बातें हैं। अभिलाषा करना सरल कार्य है, परंतु साकार करने का प्रयास करना कठिन कार्य है। बुलंदी वही प्राप्त करता है जो बुलंदी प्राप्त करने की प्रयास करता है। कुछ इंसान प्रयास करने के उपरांत भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उनकी परिस्थिति उनके विपरीत होकर उन्हें असफल कर देती है, परंतु वे इंसान उनसे अच्छे हैं जिन्होंने बुलंदी प्राप्त करने के लिए प्रयास ही नहीं किया। जो इंसान सिर्फ कामनाएं करते हैं तथा प्रयास नहीं करते, वे कमज़ोर मानसिक के बुज़दिल इंसान होते हैं। जिन्होंने प्रयास किया सफल नहीं हुए, वे बुज़दिल नहीं होते क्योंकि प्रयास करना आवश्यक है। कमज़ोर व दोहरी मानसिकता जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष हैं? मजबूत मानसिक स्तर शीघ्र सफलता प्राप्ति का सूचक है। जीवन में बुलंदी प्राप्त करने के लिए दोहरी मानसिकता का होना आवश्यक है। प्रतिष्ठित व्यक्ति वही ही जीवन में बुलंदियों को छू पाता है। उच्च कोटि के जीवन स्तर वाले व्यक्ति ही बुलंदी की अभिलाषा कर पाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सबसे सही होगा, तो सबसे सही है मजबूत मानसिक स्तर शीघ्र सफलता प्राप्त का सूचक है। यही बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पैरा। किसी व्यक्ति को कार्य एवं व्यवहार में महत्ता का मूल्यांकन करके उसके प्रति होने वाले मनोभाव व सामाजिक विचारों का उसका सम्मान कहा जाता है। संसार में अधिकांश इंसानों का ध्येय अधिक से अधिक सम्मान प्राप्त करना है, जिसके वशीभूत ही उनकी सोच और उनका कार्य होता है। जिस प्रकार कार्य की महत्ता कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती है, उसी प्रकार सम्मान प्राप्ति के लिए अनेकों रूप हैं। इंसान जब श्रेष्ठ कर्मों और व्यवहार के कारण समाज में अपनी पहचान स्थापित कर लेता है तथा अपने कर्मों और व्यवहार से समाज द्वारा सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है, तो उस सम्मान पर कुछ अभिमान होना स्वाभाविक होता है। यह समाज द्वारा प्राप्त सम्मान से इंसान के मन में अपने प्रति जो सम्मान सहित अभिमान उत्पन्न होता है, उसे ही इंसान का स्वाभिमान कहा जाता है। स्वाभिमान अर्थात खुद पर सम्मान सहित अभिमान करना तथा इंसान खुद पर अभिमान तभी कर सकता है जब वह कर्म श्रेष्ठ हों तथा व्यवहार या आचरण भी श्रेष्ठ होना आवश्यक है। स्वाभिमान इंसान की श्रेष्ठता से समाज में होने वाली पहचान होती है। समाज में स्वाभिमानी इंसानों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है तथा समाज में स्वाभिमानी इंसानों को पूर्ण विश्वसनीयता भी कायम होती है। जो इंसान समाज में अपनी संपत्ति और धन या पद के आधार पर खुद को महत्वपूर्ण समझकर अभिमान करते हैं, वे वास्तव में उनका अहंकार होता है। अभिमानी तथा स्वाभिमानी होने में बहुत अंतर होता है। स्वाभिमानी को समाज महत्वपूर्ण समझता है, परंतु अभिमानी खुद को महत्वपूर्ण समझता है। स्वाभिमानी समाज सम्मानित माना जाता है, परंतु अभिमानी खुद को सम्मानित मान लेता है। अभिमानी इंसान को यह समझना आवश्यक होता है कि समाज किसी की भी संपत्ति, धन या पद का सम्मान नहीं करता। समाज इंसान के कर्म, व्यवहार और आचरण की श्रेष्ठता का सम्मान करता है। सम्मान पाने की इच्छा करने वाले को सर्वप्रथम अपना सम्मान स्वयं करना सीखना चाहिए, जिसके लिए वे अपने अंतःकरण का झांकना पड़ेगा तथा यदि वह कोई कपटी, धोखेबाज, बेईमान या झूठा इंसान है तो वह कैसे अपना सम्मान करेगा, क्योंकि इंसान संसार से झूठे बोल सकता है परंतु अपने मन से झूठ बोलना असंभव है। इंसान यदि किसी प्रकार का अनुचित कार्य करता है तो वह अपना सम्मान स्वयं भी नहीं कर सकता। इंसान के व्यवहार
आचरण व कर्म से प्राप्त होने वाला विषय है। इसलिए सम्मान प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम अपने व्यवहार पर कर्मों की समीक्षा करके उनमें सुधार लाना आवश्यक है। संसार में अपनी पहचान स्थापित करनी हो तो इंसान को अभिमानी होना आवश्यक है। इसके लिए अपने कर्मों, व्यवहार एवं आचरण में श्रेष्ठता उत्पन्न करना आवश्यक होता है। जो इंसान अपना सम्मान स्वयं ही नहीं कर पा सकता, वह दूसरों से सम्मान की अपेक्षा कैसे कर सकता है। इंसान यदि सम्मान की अपेक्षा हो तो सर्वप्रथम खुद अपना सम्मान करना सीखना चाहिए। अपना सम्मान सिर्फ स्वाभिमानी इंसान ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वाभिमान और अभिमान के बीच की एक लाइन बताई गई है, लक्षण बताए गए हैं। जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन है 32। दिए गए परिच्छेद के आधार पर कौन सा तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला, इसी व्यक्ति के प्राप्त सम्मान कुछ ना कुछ मात्रा में अभिमान होना स्वाभाविक है। बिल्कुल सही है। स्वाभिमान में लेस मात्र भी अभिमान उत्पन्न नहीं होता है, ये बात गलत है। अभिमान इंसान खुद को सम्मान करता है, लेकिन स्वाभिमानी इंसान दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त नहीं करता, ये बात गलत है, करता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित विचारों में कौन से कथन परिच्छेद का संबंध में सत्य हैं। अभिमानी व्यक्ति समाज को महत्वपूर्ण समझता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति स्वयं को नहीं। जस्ट उल्टा है, अभिमानी यहाँ होगा, स्वाभिमानी यहाँ। पहला गलत। अभिमानी व्यक्ति अपना सम्मान स्वयं करता है। दूसरा, अभिमानी खुद को सम्मानित मान लेता है, जबकि स्वयं का सम्मान सिर्फ स्वाभिमानी इंसान ही कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला परिच्छेद देखते हैं। वायु गुणवत्ता सूचक के प्रसार के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक लॉन्च किया गया। इसमें वायु की गुणवत्ता की 6 श्रेणियां निर्धारित की गईं, जैसे अच्छी, संतोषजनक, थोड़ा प्रदूषण, खराब, बहुत खराब और विभिन्न रंग योजना के साथ गंभीर। ये सभी श्रेणी हवाएं स्वास्थ्य के प्रभाव डालने से जुड़ी हैं। सरकार ने नई दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें ऑटो ईंधन के अनुसार स्वच्छ ईंधन की सप्लाई, सार्वजनिक परिवहन के लिए गैस ईंधन का इस्तेमाल, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, कठोर उत्सर्जक मानक, उनका परिपालन, ताप बिजली परियोजनाओं में कोयले का इस्तेमाल, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना, मेट्रो रेल प्रणाली का विस्तार आदि के लिए संशोधित उत्सर्जन मानकों का कार्यान्वयन शामिल है। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि अगर भारत विश्व के स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है तो भारतीय औसतन करीब 4 साल अधिक जी सकेंगे। शोधकर्ताओं का यह समूह के एक समूह ने अतिरिक्त उत्सर्जन के लिए मौद्रिक शुल्क लगाने का भी सुझाव दिया है। एक अन्य अध्ययन में कहा गया है कि प्रदूषण की आर्थिक लागत बहुत अधिक है और इसका कोई आसान समाधान नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या है। वायु गुणवत्ता सूचना प्रदूषण को नियंत्रित करती है, नहीं। प्रदूषण को लेकर हमारी सरकारें उदासीन है, बिल्कुल नहीं। नई दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं, यही बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अगला पैरा है यहाँ पर। भारत में भीड़ के हाथों हिंसा और धार्मिक हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। कहते हैं कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, उनका कोई दीन धर्म नहीं होता और इसी बात का फ़ायदा हमेशा मॉब लिंचिंग करने वाली भीड़ उठाती है। सवाल यह है कि इस भीड़ को इकट्ठा करता कौन है, उन्हें उकसाता कौन है। ठीक है, जवाब हम सब जानते हैं, फिर भी सब खामोश हैं। डर लगता है इस बात का है कि अगर कानून हर हाथ का खिलौना हो जाएगा तो फिर पुलिस, अदालत, इंसाफ सिर्फ शब्द बनकर ही रह जाएंगी। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। सामाजिक तत्व द्वारा भीड़ को उकसाया जाता है। पूर्व में धर्म के नाम पर अनेक हिंसाएं हुई हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पर कोई बात ऐसी हुई है तो इस बात वाले में कोई चर्चा नहीं, जबकि इसकी चर्चा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या कह रहा है 36, उसे देखते हैं। किसी भी आदर्श लोकतांत्रिक समाज में अधिकारों की रक्षा व अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए नई बदलती व्यवस्था के अनुरूप खुद को बदलना जरूरी है। भारत जैसे देश के लिए तो यह और भी आवश्यक है कि 21वीं सदी से जो एशिया की सदी होने वाली है, जिसमें चीन और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा के लिए इस परिवर्तन को अपने विकास
का वाहक बनाया जाए, क्योंकि 21वीं सदी में पेट्रोलियम व परमाणु ऊर्जा के बाद उपभोक्ता से जुड़े बृहद डाटा भंडार ही वास्तव में परमाणु सबसे मूल्यवान संसाधन बनने वाले हैं, जिसके संग्रहण, प्रोसेसिंग और इसका ललित उपयोग विनिर्माता विक्रेता उपभोक्ता के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन बाजार की तस्वीर को व्यापक रूप से बदलने में सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखें कौन सा क्वेश्चन सही आंसर होगा। तो पहला क्या दिया रहा है, परिच्छेद के आलोक में किसी भी लोकतंत्र की क्या विशेषता, मूल अधिकारों को प्रदान करना, नहीं, बदलाव के प्रति लचीलेपन का रुख करना, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा सिर्फ चीन के साथ है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 21वीं सदी में पूर्व भारत में संचित संसाधनों का विशेष कमी थी, ये भी बात गलत है, दोनों बातें गलत हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले। आज इंटेलिजेंट मशीन सिस्टम कई तरीकों से हमारे जीवन को बदल रहे हैं। इसे ध्यान रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसंधान एवं विकास के दौरान इस प्रणाली की चुनौती को नैतिक प्रभावों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। एआई का संबंध स्वायत्त निर्णय लेने में क्षमताओं की वृद्धि करने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है जिम्मेदारी को तय किया जाना, जिस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अतः बुद्धिमत्ता संवेदनात्मक प्रणाली के स्वायत्तता संबंधी पहलू के साथ साथ इसके विकास में नैतिक प्रभावों के मुद्दों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल इस बात पर चर्चा की जा रही है कि एआई सिस्टम के द्वारा निर्णय लेने की क्या मायने क्या हैं। एआई सिस्टम अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। अपने एडवांस रूप में पहुंचने के बाद इन प्रणालियों को कैसे नियंत्रित किया जा सकेगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, परिच्छेद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला देखते हैं क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी, नहीं, बिल्कुल गलत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैतिक प्रभावों को समझना असंभव, बिल्कुल गलत। ऑप्शन कौन सा होगा, दोनों गलत हैं, डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए आरेख में 3 मशीनों PQR द्वारा विशेष अवधि में विद्युत खपत का अनुमान लगाया गया है। मशीन की दक्षता क्या है, एक मशीन द्वारा समय, मशीन प्रबंधन के घंटों की संख्या और उस अवधि में विद्युत खपत। तो विद्युत खपत और इसके बीच एक पैराग्राफ, एक ग्राफ खींचा गया है। तो अब देखते हैं क्या है इसमें। दी गई अवधि में तीनों मशीनों के घंटों तक चलाई जाती है, तो तीनों मशीनों में किस मशीन की विद्युत दक्षता सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक विद्युत दक्षता आरेख R के वर्गमूल के फंक्शन है, जिसका तात्पर्य P और Q की तुलना में एक ही समय में उपभोग कम है। इसका अर्थ है कि R में बिजली की खपत कम हुई है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, इस सम्मेलन का प्रत्येक प्रतिभागी एक नौकरशाह है। केवल तकनीशियन ही नौकरशाह बन सकते हैं। इस सम्मेलन में कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उपयुक्त जानकारी के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट हैं, उसके बाद हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और उसके बाद हमारे टेक्नीशियन हैं, ये है हमारा है। और इसी में एक क्या है, सोशल वर्कर हैं। ठीक है, सोशल वर्कर, टेक्नीशियन, ब्यूरोक्रेट्स और पार्टिसिपेट। ठीक, अब क्या कह रहा है, कुछ तकनीशियन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ तकनीशियन सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, कुछ तकनीशियन सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं, कुछ नौकरशाह तकनीशियन नहीं हैं, कुछ नौकरशाह जो हैं वो तकनीशियन नहीं है। यही बात क्या होगी, सही होगी, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो, सॉरी, कुछ तकनीशियन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ए क्या होगा हमारा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। ए बराबर 0, बी बराबर 1, सी बराबर 1। ए को सी द्वारा प्रतिस्थापित, बी को A-1 के द्वारा प्रतिस्थापित, सी को B+2 के द्वारा प्रतिस्थापित, सी इज़ ग्रेटर देन इन इक्वल टू 150। तो चरण 7 में, अन्यथा चरण 6 पर जाएं, तो चरण 2 पर जाना, ठहरना, तो इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर यदि हम देखें 41 में जब 6 कितनी बार आएगा, तो मित्रों 6 जो है वो 3 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरे पूर्ण चक्र में बी का मान क्या होगा, तो बी का मान 12। ठीक है, नेक्स्ट
यदि x की आय, b की आय, y की आय से 60% अधिक है तो y तथा z की आय से 40% अधिक है तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? x की आय z की आय से 124% अधिक है, ठीक है। y तथा z की आय में अनुपात ये है, तो हम इसे कर लेते हैं। माना z की आय कितनी मान लें? 100 मान लेते हैं। तो y की आय z की आय की कितनी अधिक है? 40% अधिक है। 60% है ना, 40%, 7 और 50, ठीक है। तो y की आय कितनी हो जाएगी? तो y की हो जाएगी 1/140, ठीक है। x की आय y से कितनी अधिक है? 60% अधिक है। कितनी है? 60%। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 140/160/100, और इसे करेंगे तो 224 यूनिट हो जाएगी। तो वृद्धि जब निकालेंगे तो ये आएगी 124%। तो कौन सा सही है? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। सी ऑप्शन दोनों सही होंगे, बी और सी जो हैं वो दोनों हमारे क्या होंगे? सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या है 44? उसे देखते हैं। यदि सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेट ही मतदान करें तो विधेयक सीनेट के पास हो जाएगा। केवल पास किए गए विधेयक ही सीनेट में अधिनियम बन सकते हैं, ठीक है। बराक ओबामा एक डेमोक्रेट हैं। हेल्थ केयर विधेयक अभी सीनेट में है। मिट रोमनी एक डेमोक्रेट नहीं है। उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यहाँ पर यदि हम निष्कर्ष निकालें तो बराक ओबामा हेल्थ मतदान करेंगे, बिल्कुल गलत। कुछ डेमोक्रेट हेल्थ केयर विधेयक पर बिल्कुल सही। हेल्थ केयर विधेयक के संबंध में मिट रोमनी का कोई भूमिका नहीं, सही। डेमोक्रेट की कोई भूमिका सीनेट में नहीं, सही। यानी तीनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि फेसबुक उपयोगकर्ता नेट के आदी हैं, नेट का आदी होना एक प्रकार की बीमारी है, गंभीर सिरदर्द होना भी एक प्रकार की बीमारी है। नेट का आदी होने से प्रायः गंभीर सिरदर्द हो जाता है। केवल युवा ही फेसबुक उपयोग करता है। उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यदि हम निष्कर्ष निकालें उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर तो निष्कर्ष निकलेगा बीमारी से पीड़ित कुछ लोग फेसबुक का उपयोग करता हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। उस आरेख की पहचान करें जो निम्नलिखित में सुमेलित है। जैसे मुझे पता चला जैसे मुझे पता चला कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन भूल गया हूँ तो वैसे ही वापस आने के लिए मैं तुरंत घर का वापस चला गया। दूसरा, जब मेरा टायर पंक्चर नहीं हुआ तब सब कुछ ठीक चल रहा था। तीसरा, मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया लेकिन मुझे पता चला कि देर हो जाएगी तो मैंने तेज़ चलना शुरू कर दिया। तो आपको क्या बताना है? कौन सा आरेख यहाँ स्पष्ट होगा? तो जब हम आरेख देखेंगे तो आप देख रहे होंगे डिस्टेंस और होम और टाइम, तो यहाँ पर हम रुकेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। परीक्षण कीजिए। क्या है? एक पक्षी निरीक्षक क्लब में केवल उन्हें ही सदस्यता मिलती है जिनके पास द्विनेत्री बाइनोक्यूलर हो। पक्षी निरीक्षक केवल कुछ सदस्यों के पास कैमरे भी होते हैं, ठीक है। 2 स्टेटमेंट हो गए यहाँ पर। देखते हैं आगे क्या है। जिन सदस्यों के कैमरे होते हैं उन्हें फोटो प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला निष्कर्ष क्या है यहाँ पर? पहला निष्कर्ष ये कह रहा है कि जिनके पास द्विनेत्री बाइनोक्यूलर हैं वे भी पक्षी निरीक्षक के क्लब में सदस्य होते हैं। पहला निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकाला। पक्षी निरीक्षक क्लब सभी सदस्य के पास द्विनेत्री होता है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है 48? कारें वायुयानों से अधिक सुरक्षित हैं। वायुयान में 50% घटनाओं में मृत्यु होती है जबकि मात्र 1% में कार दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है। यदि सत्य हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सर्वाधिक कमज़ोर है? यहाँ कमज़ोर बताना था और वहाँ पे जो पिछला पेपर हमने लगाया था वहाँ पे इसमें सार्थक तर्क बताना था। तो वायुयानों के परीक्षण प्राय कारों में अधिक पाया जाता है, बिल्कुल सही। कार दुर्घटनाओं की संख्या वायु दुर्घटनाओं की संख्या के लाखों गुना अधिक है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी गलत होगा क्योंकि इससे साफ पता चल रहा है कि वायुयानी दुर्घटनाएं ज़्यादा हैं, कारों की दुर्घटनाएं कम हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या कह रहा है? बस स्टॉप में पंक्ति ए बाएं से 7वां, बी बाएं से दाएं से 9वां है, दोनों की स्थितियां परस्पर बदल जाएं तो ए बाएं से 11वां हो जाता है। पंक्ति में कितने लोग हैं? पंक्ति में लोगों की संख्या बतानी है
तो ए इधर से 7वां, उधर से 9वां, यानी 6 और 8, 6 17 और उधर से जाएं तो ये 11वां हो जाएगा। तो यदि हम देखें तो 10 + 8 + 1 = 19। तो कितने लोग हैं? 19 लोग हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक 7 सदस्यीय परिवार ABCDEFG में 3 पीढ़ियां हैं। ए विवाहित अविवाहित महिला है जिसका केवल एक सहोदर है जो पुरुष है, जो F और D का पति है, C का पिता है, और B की केवल एक पुत्री है जो यदि कोई पुत्र नहीं, E A का भतीजा है, C भाई का भाई है, G का पिता है जो B नहीं, E का भाई है। ठीक है, तो ज़रा इसे देखते हैं जल्दी। ई की माता कौन है? जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मित्रों ई की माता जो निकलेगी वो निकलेगी डी। ऑप्शन डी हमारा सही है। जी और डी किस प्रकार संबंधित हैं? जी और डी, जी जो है डी की पुत्री है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है? यदि किसी सभी मशीनें ऊर्जा खर्च करती हैं, बिजली ऊर्जा प्रदान करती है, बिजली से चलने वाली मशीनों का रखरखाव सस्ता होता है, बिजली से चलने वाली मशीनें प्रदूषण मुक्त होती हैं, उपरोक्त कथनों में से आंसर दीजिए। तो ज़रा देखते हैं। सभी मशीनें विद्युत ऊर्जा से चलती हैं, इस बात की चर्चा नहीं है। बिजली के अतिरिक्त ऊर्जा कोई प्रारूप, इसकी भी चर्चा नहीं है। अधिकांश मशीनें विद्युत ऊर्जा से चलती हैं, बिजली से चलने वाली मशीनों को चलाना बेहतर है। ये सटीक उत्तर है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है निश्चित कोड में 2869 का अर्थ माई कंट्री इज़ ग्रेट, 8523 का होल वर्ल्ड इज़ ग्रेट, 782 का इंडिया इज़ ग्रेट, वर्ल्ड इंगित का अंक क्या होगा? तो यदि हम वर्ल्ड इंगित का अंक के बारे में बात करें तो वो होगा क्या? माई कंट्री इज़ ग्रेट। ओके, माई कंट्री इज़ ग्रेट। ठीक है, तो एज और ग्रेट यहाँ भी आए हैं, एज और ग्रेट। तो यहाँ पे कॉमन 2 शब्द देखने हैं। 8523 8 है और 2 है, यानी 8 और 2 एज और ग्रेट होंगे। ठीक है, अगला क्या है? इंडिया इज़ ग्रेट, यानी 8 और 2 ही हो रहे हैं। तो अब आपको बताना है वर्ल्ड का। माई कंट्री वर्ल्ड, ठीक है, होल वर्ल्ड, माई कंट्री। ओके, 2 और 5 हो जाएगा, बिल्कुल 2 और 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पे टाइम ना लगाते हुए सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? किसी परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की योग्यता क्रम सूची में रमन का स्थान नीचे से 7वां, यदि परीक्षा में शामिल कुल 80 हों तो 17 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हों, तो बताइए इस प्रतियोगिता में योग्यता क्रम सूची में रमन ऊपर से कौन सा स्थान होगा? तो यदि हम रमन का ऊपर से स्थान देखें तो रमन का ऊपर से स्थान होगा 57वां। कौन सा होगा? 57वां। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या है? यदि ए का मान 1 से 2 के बीच में हो, बी का मान 2 से 3 के बीच में हो, तो व्यंजक का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो ए का मान क्या कह रहे हैं? न्यूनतम मान लेंगे ए और बी का, और a + b + 2ab करेंगे तो आएगा हमारा ये। तो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा 9 से 25। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या है 56? इसे देखते हैं। ये है #6 + 3, #5 + 3, ये बताना, तो हैशटैग का अर्थ बताना है। तो यदि हैशटैग के अर्थ की तरफ जाएंगे तो इसका अर्थ होगा 2। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में बताइए पंचभुज। ठीक है, पंचभुज बता रहे हैं। बिंदु क्यू पर खड़ा कोई व्यक्ति एस की ओर चलना प्रारंभ करता है तो वह बिंदु मध्य बिंदु पर पहुंचता है, बाईं ओर मुड़कर उतना ही दूरी तय करता है जितनी पहले कर चुका है हो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये आर पर 0 पर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्यू पर खड़ा व्यक्ति एस की ओर चलना प्रारंभ करता है और समय दाईं ओर जाता है और मुड़कर समय चलता है, फिर भी लंबवत विपरीत होता है, तो वर्तमान वे किस दिशा में है? तो वर्तमान वो दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। नेक्स्ट, यदि एस पर खड़ा व्यक्ति क्यू की ओर चलना प्रारंभ करता है, कौन से बिंदुओं पर खड़े व्यक्ति विकर्ण बनते हैं? तो यहाँ पर विकर्ण बनेगा केवल 1 पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। निम्नांकित श्रेणी को पूरा करें और लुप्त पर 4 विकल्पों को चयन कीजिए। तो यहाँ पे यदि हम इसे पूरा करेंगे तो ये आएगा B A A B, A B B
ए बी यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। यदि मंकी को ए लिखा जाए तो कूट भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा? मंकी को, ठीक है। तो यदि हम x की जगह m लिखा है यानी 13 की जगह 24 आ गया, ठीक है। ये 13 नंबर है, ये 24 नंबर है, ये 15 नंबर है, ये 4 नंबर है, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो इसकी जगह 61 यहाँ पर आएगा सी टाइगर की जगह। नेक्स्ट चलते हैं जे यानी जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये मंथ के नाम हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी OND ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यदि 3 × 2 15 10, 4 × 3 इतना, तो 9 × 3 3 दूनी 6। तो यदि हम यहाँ देखें 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, ऐसे ही 4 चौको 16, 7 4 11 हैं, तो 11 चौक 54 नहीं हो रही है, 4 और पंजे 20 और 7 पना 35, 5 25 चीज़, तो 9 पना 45, 3 पंजे 15, ऑप्शन ए होगा। क्योंकि इन सब में 5 का गुणा प्लस 5 का गुणा ये है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। यदि किसी कोड में रीड ये लिखा हो तो राइट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखें, रीड के बाद एस आ गया 1 जोड़ के, ई के बाद जी आ गया 2 जोड़ के, ए के बाद डी आ गया 3 जोड़ के। तो ऐसे ही जब हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका XTLXJ, ठीक है। नेक्स्ट ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है? तो बी का सी से संबंध यदि हम निकालेंगे तो वो बी का क्या निकलेगा? चाचा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। मिस्टर एक्स एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ का मेरा पिता का पुत्र की पत्नी है, वह मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मिस्टर एक्स किसका चित्र देख रहा था? तो मिस्टर एक्स देख रहा था पुत्र का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं 67। ए बी से अधिक लंबा है, ए बी से अधिक लंबी है, सी जितनी लंबी नहीं है, तो कौन सही नहीं है? बी ए जितनी लंबी नहीं है, बिल्कुल बात। बी सी से लंबी, बी सी से, ए बी से अधिक लंबी है, ठीक है। मतलब ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसमें देख लो ए इज़ ग्रेटर देन बी बट लेस देन सी, ठीक है। तो बी जो है ए जितनी लंबी नहीं है, सही बात है। बी सी जितना लंबी, बी जो है सी से ज़्यादा लंबी है, तो यहाँ पर यही गलत है, बाकी तो सही है। ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। मान लीजिए क्या है, ए ई की चाचा है, ई बी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, डी ई की बहन है, बी की पुत्री है, तो ए किसका भाई होगा? तो ए जो भाई होगा वो बी का होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में 4 × 6 का मतलब 34 हो, 9 × 6 का मतलब 69 हो, ठीक है, 8 × 9 का मतलब 89 हो, ठीक है, तो 7 × 7 का मतलब यदि हम निकालेंगे तो मित्रों 7 × 7 प्लस 14, 49 प्लस 14 कितना होगा? 63, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्या, यदि एक्स सांकेतिक भाषा में रिकमेंडेशन को ये लिखा जाता है तो भाषा में सजेशन को क्या लिखा जाएगा? तो यदि हम सजेशन को लिखने जाएंगे तो वो लिखा जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बताने हैं R1, R2 गलत है, R2 गलत है, सी ठीक है। तो ज़रा देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग को अधिक पसंद करते हैं। आजकल लोग इंटरनेट का प्रयोग अधिक करने लगे हैं। खुले बाज़ारों में शॉपिंग करने में समय अधिक लगता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो मित्रों यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यदि अल्फ़ा बीटा का पुत्र है, बीटा बाई गामा की बहन है, तो गामा माँ हैशटैग
ठीक है, वो डॉलर है, रुपए डॉलर का पुत्र है, तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन कौन सा है? रुपए जो है वो अल्फ़ा का मामा है। किसी कोड भाषा में स्टेपलर को ये लिखा जाता है, तो कोड भाषा में रिचार्ड को क्या लिखा जाएगा? तो रिचार्ड को लिखा जाएगा मित्रों विक्सजी। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कोड भाषा में पब्लिक इतना है, तो उसी कोड भाषा में बंगाल को क्या लिखा जाएगा? तो बंगाल को लिखा जाएगा 2120। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 7, 24, 23, 63, 124, 15। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे होगा ऑप्शन बी हमारा सही। कौन सा सही होगा? बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। यदि एंट्री को 931782 रूपबद्ध किया जाता है तो स्टडी को ये किया जाता है, तो किस भाषा में लिखा जाएगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये लिखा जाएगा 39413966। दो संख्याएं x और y एक दूसरे को व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि x को 50% कम कर दिया जाए तो y कितना प्रतिशत होगा? तो यदि हम y की बात करें तो y होगा 100%। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 78 पर। यदि किसी परिवार में केवल 4 सदस्य हों, ABCD हैं, तो उनमें केवल एक जोड़ा है जिसमें संबंध में पूछा जाए। A ने कहा B मेरी पुत्री है, B ने कहा C मेरा पिता है, C ने कहा D मेरी माँ है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो A, B और D क्या हैं? दादी होंगी D। नेक्स्ट है, यदि S1 S2 के बाद कोई आने वाले प्रश्नों पर विचार कीजिए। S1 A + B + C, तो यहाँ पर ABCDED, तो क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर यदि हम आंसर देखेंगे तो आंसर होगा, आंसर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए S2 पर्याप्त है। नेक्स्ट है, क्या एक कक्षा में KLMNOPQ हैं, ठीक है, जिनमें से 3 लड़के अन्य लड़कियां हैं, तो दूसरे के सम्मुख बैठे हैं विद्यार्थी कुर्सियों को मेज़ों में डाला जाता है। यदि तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? इसका एकमात्र लड़के बाएं बैठा है वो P होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 6 सॉल्व किया है। तो अब तक 8 पेपर हुए हैं, वो भी शीघ्र अपलोड कर दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसके साथ ही अपने आस वातावरण की रक्षा करिए और जो वातावरण की रक्षा में लगे हुए हैं उनका समर्थन कीजिए। जय हिंद।